प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। मित्रों, आज हम आपके लिए महिला पर्यवेक्षक व ऑल इंडिया अन्य भर्तियों में हिंदी के व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको हम यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय देंगे और आपको उत्तर बताने हैं और हम इसको फिर व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन में है सु जोड़ अर्थ, सु जोड़ अर्थ। छः ऑप्शन में है सव जोड़ अर्थ और द ऑप्शन में है स्वा जोड़ अर्थ। आपको देखना है कि स्वार्थ जो संधि है शब्द है उसमें संधि विच्छेद सही कौन सा है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सव जोड़ अर्थ, यानी ए के बाद में ए आने से आ बना है और ए के बाद में ए आने से आ यानी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वार्थ शब्द है उसके अंदर सव जोड़ अर्थ, ये कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण है। ए ऑप्शन में है ये, बे में है ख, से में है रे और द में है ले। आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ण है जो ऑप्शन में दिया है जो पार्श्विक वर्ण कहलाता है। तो इसका आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ले। पार्श्विक वर्ण वह होता है जो मुख में जीवा के पार्श्व भाग से उच्चारित किया जाता है। ये जो वर्ण है यह तालु भाग से बोला जाता है, इसलिए यह तालव्य वर्ण कहलाता है। ख भाग जो वर्ण है वो कंठे भाग से बोला जाता है, तो ये कंठे कहलाता है। छः ऑप्शन में जो रे है वह मूर्धा भाग से बोला जाता है, यह मूर्धन्य कहलाता है। और लय जो है ये पार्श्व भाग से बोला जाता है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3 है। वह कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें आपको परिभाषा दी है कि वह कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला है ऑप्शन अव्ययभाव समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास और तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास। आपको सोचना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। देखो, ए ऑप्शन में अव्ययभाव समास वह होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा या अवयव होता है। अव्ययभाव समास कहलाता है। उसके बाद में द्विगु जो समास है, द्विगु जो समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद प्रधान होता है।
इनमें समूह बनना आवश्यक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो हमने अव्ययभाव समास वह होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु समास वह होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। उसके बाद में 6 जो ऑप्शन है द्वंद्व समास, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस समास में द्वंद्व समास वह होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या आदि का लोप रहता है। द्वंद्व समास की परिभाषा है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या आदि का लोप रहता है। अगला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह का लोप रहता है। छोड़ करके प्रथम व अंतिम कारक चिन्ह को बाकी सभी का लोप रहता है। जिस कारक चिन्ह का लोप रहता है वह उसी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला मित्रों प्रश्न है दीर्घ स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर होते हैं। ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 7, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 11। आपको सही आंसर बताना है कि दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं। 4, 7, 2, 11। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। यानी एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। कुल स्वर हैं वो 11 होते हैं। 4 स्वर तो होता है लघु यानी ह्रस्व स्वर और 7 स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। बता देना चाहता हूँ कि जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाता है। इनकी अपेक्षाएं, लघु स्वर की अपेक्षाएं उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बाकी जो बच गए वह ह्रस्व स्वर होते हैं, जो कि है ए, ई, उ, री, ये 4। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है लाल कमीज। इस वाक्य में लाल शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण। आपको सही उत्तर देना है कि लाल कमीज है, इसमें लाल शब्द है वह इनमें से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण है। तो इसका सही उत्तर होगा विशेषण है। देखो विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बता देना चाहता हूँ इसके 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पर जो कमीज है, इस कमीज की ये विशेषता है, कैसे रंग की है, ये लाल रंग की है, इसलिए कमीज की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे, विशेषण होंगे। तो यहाँ पर लाल शब्द पूछा है वह क्या है,
विशेषण है। संज्ञा वह होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण खुद की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है पुनर्जागरण, कवयित्री, श्रृंगार, आशीर्वाद। इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, 4 शब्द दिए हुए हैं, चारों में आपको शुद्ध शब्द बताना है। पुनर्जागरण शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कवयित्री कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है और आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आशीर्वाद। बता देना चाहता हूँ कि पुनर्जागरण सही शब्द ये होता है, जय पर रे उच्चारित किया जाता है। कवयित्री सही ये होता है। श्रृंगार नहीं होता है, इसमें री की मात्रा होती है। श्रृंगार ये होता है, इसलिए सही उत्तर आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 44, 48, 42, 40। आपको सही उत्तर बताना है। जो आपको संख्या दी हुई है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 44। आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ण है वो स्वर व व्यंजन से मिलकर बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कुल संख्या 44 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। प्रश्न नंबर 8 है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसमें आपको सही बताना है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। इसका सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। बता देना चाहता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसके बाद में अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। सहकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता प्रधान न होकर के कर्म प्रधान होता है। पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पक्षी है वह प्रधान है, अर्थात कर्ता है वह प्रधान है। प्रश्न गे निर्मित है। गे निर्मित है। ए ऑप्शन में है गे ये से, ब में जय ण से, स में जय ये से और द में ग ये से। तो हमें बताना ये एक संयुक्त व्यंजन है
वह किन किन से मिलके बना है। सही उत्तर इसका होगा से। ये है, ये जय और ये से मिलकर के बनता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो मैं आपको बता देता हूँ। अक्षय त्रय गे जो है ये दो या दो से अधिक के वर्णों से मिलके बनते हैं। अक्षय बनता है कै और शय से, त्रय बनता है तय और रै से, गे बनता है जय और ये से। उसके बाद में आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए ऑप्शन में जो, बै में वह, शय में कौन और दै में आप। तो आपको सही उत्तर बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा शय, कौन। यानी सर्वनाम है वह संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो संबंध प्रकट करता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन, जो आपको मैंने बता दिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और आप, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज कैसी रही। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए जो हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो आते हैं तो आपके पास अति शीघ्रता से पहुंच जाए। धन्यवाद।